नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी साहित्य संबंधी अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी को पता है, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट में पूछी जाने वाली हिंदी संबंधी टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या कोई और अन्य परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। उसमें देख लेते हैं, लगभग 50 प्रश्नों को हम देखेंगे। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई। बढ़ते हैं आगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। आप सभी को पता है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध रही है? तो एक काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है ब्रज भाषा, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो रीतिकाल है ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। ये आप सभी को पता है। रीतिकाल के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं हैं, लगभग सभी रचनाएं ब्रज भाषा से संबंधित है रही है। उससे पहले जो है भक्ति काल के अंतर्गत भी, जैसे सूरदास जी जैसे महान कवि ने भी जो है ब्रज भाषा से संबंधित कविताएं लिखी है। काफ़ी सारे अष्टछाप के कई कवि ऐसे रहे हैं जिन्होंने जो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि कहलाए हैं। और उसके बाद उससे पहले हम बात करें तो आदिकाल की, तो आदिकाल में भी जो है काफ़ी सारी जो रचनाओं में ब्रज भाषा से संबंधित कुछ शब्द हमें जो है देखने को मिले हैं। और उसके बाद जैसे हम रीतिकाल के बाद आधुनिक काल की बात करें तो भारतेंदु युग में भी ब्रज भाषा से संबंधित काफ़ी सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। फिर जो है द्विवेदी युग के अंतर्गत धीरे धीरे ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में जो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो काव्य खंड रहा है, तो ब्रज भाषा का जो अधिक प्रसिद्ध जो है काव्य हिंदी साहित्य के काव्य खंड में ज़्यादा हुआ है, तो काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग में आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है भारतेंदु युग को। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण भी किया गया। जिस प्रकार से भारतेंदु युग का जो नामकरण है भारतेंदु जी के नाम के आधार पर रखा गया, उसी प्रकार जो है द्विवेदी युग का जो नाम भी द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, द्विवेदी युग का नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्यकार के नाम पर लिखा गया? तो वहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी जो आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा है। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है भाग्यवती, जो कि श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती है? मतलब किस कविता के रूप में जानी जाती है, अर्थात किस नाम के रूप में जानी जाती है? तो ये प्रश्न बन सकता है। तो 1950 से पहले जो हिंदी कविताएं रही, वे प्रयोगवादी कविताओं के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन माना जाता है? तो ब्रज भाषा का जो सर्वोत्तम कवि रहे हैं, मैंने आपको बताया था, भक्ति काल के अंतर्गत सूरदास जी माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो कबीरदास जी। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी का आदिकाल किसे माना है? हिंदी का आदि कवि किसे माना है? तो ये आपको बताना है। तो स्वयंभू जी को हिंदी का आदि कवि माना है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर आप लोगों की, स्वयंभू। उसके बाद देख लेते हैं, जो कि
कौन सी शताब्दी के कवि माने जाते हैं? 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को ही हिंदी का प्रथम कवि भी माना है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, हम देखते हैं आगे। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो इन 1900 ईस्वी से लेकर के अब तक जो है आधुनिक काल का समय माना जाता है। जो कहीं कहीं जो है कुछ विद्वानों, अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो अपनी ये नाम हिंदी साहित्य के नामकरण की सीमा अलग अलग मानी है। वैसे तो जो है 1850 से ही आधुनिक काल का जो है उदय हो चुका था, भारतीय हिंदू युग से ही। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जिसमें कि कितने सर्ग है? 15 सर्ग हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे और रामानंद के 12 शिष्य रहे हैं। तो 12 शिष्यों में जो है कबीर दास जी भी शामिल हैं। रामानंद के कितने शिष्य माने जाते हैं? 12। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनमें कबीर, धन्ना, पीपा जो आदि कवि जो है काफ़ी परिचित कवि हुए हैं रामानंद के 12 शिष्यों में। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है, जायसी जी द्वारा, सूफी कवि जायसी जी द्वारा पद्मावत महाकाव्य। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद देख लेते हैं चंपू किसे कहा जाता है? जो चंपू होता है, चंपू काव्य, वो किस प्रकार का काव्य होता है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रचनाएं होती है, तो वही हमारा क्या होता है? चंपू काव्य कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, चंपू काव्य। उसके बाद गद्य और पद्य का मिश्रण ही। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कलाधर नाम उपनाम से कविता निम्नलिखित में से कौन से कवि करते थे? तो कलाधर नाम से कविता जो है कौन कवि लिखते थे? तो वे लिखते थे जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो रसनिधि जो है किस कवि का उपनाम है? पृथ्वी सिंह का ये उपनाम है। तो पृथ्वी सिंह का उपनाम क्या है? रसनिधि। और एक कवि हुए हैं रीतिकाल के रसलीन कवि जो है उसका वास्तविक नाम क्या है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। तो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है मंगलसूत्र, जो कि 1936 में गोदान के बाद इन्होंने लिखा था मंगलसूत्र, जो कि प्रेमचंद जी की मृत्यु के कारण यह अधूरा ही रह गया था। उसके बाद देख लेते हैं आगे, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन सा माना जाता है? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आएगा भाई, सर्वाधिक क्या है ये? सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ कौन सा नाटककार माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद ही जो है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में शामिल है। बढ़ती हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, आपको सभी को पता है। तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी का अवधी भाषा का महाकाव्य है, अवधी भाषा में रचित रचना मानी जाती है। और कुछ रचनाएं तुलसीदास जी ने जो है ब्रज भाषा में लिखी है, तो कुछ रचनाएं उन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। मैंने आपको ट्रिक के साथ ये बता रखा है तुलसीदास जी ने किन रचनाओं को अवधी भाषा में लिखा है और किन को ब्रज भाषा में। बढ़ते हैं आगे, एकांकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो एकांकी के जन्मदाता जो है धर्मवीर भारती जी माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, मीराबाई ने किस भाव के से जो है कृष्ण की उपासना की है? तो माधुर्य भाव रहा है मीराबाई का। और अगर ये पूछ लिया जाए तो सूरदास जी का कौन सा भाव रहा है? तो सूरदास जी का जो है एक प्रकार से साख्य भाव रहा है, और तुलसीदास जी का दास्य भाव रहा है, और मीराबाई का जो है माधुर्य भाव रहा है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा माना जाता है? रामचरितमानस का प्रधान रस माना जाता है शांत रस। तो प्रधान रस रामचरितमानस में का शांत रस रहा है। वैसे
रामचरितमानस में श्रृंगार रस और जो है वीर रस भी हमें देखने को मिलता है। तीनों रसों की त्रिवेणी इसमें बही हुई है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। उसके बाद देखते हैं हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य या हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई जी द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। तो उद्यंत मार्तंड 1926 ईस्वी में जो एक साप्ताहिक पत्र जो निकाला गया, साप्ताहिक पत्र निकाला गया भाई, ये जुगल किशोर जी द्वारा, जुगल किशोर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देख लेते हैं हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है इंदुमती। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी जो है जी द्वारा रचित ये कहानी है। और सन पूछ लिया जाए तो 1900 ईस्वी की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? आंचलिक रचनाएं जो है वहाँ के क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। जिस क्षेत्र की आप विशेषता बता रहे हैं, जिस क्षेत्र का आप वर्णन कर रहे हो, तो वहाँ से क्षेत्र विशेष से जो है संपूर्ण वहाँ के आसपास की जितनी भी उसमें घटनाएं है या प्रकृति वर्णन है उस में दिया गया है, वही हमारी आंचलिक जो है रचनाएं होती है। जैसे कि हम बात करें, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा 1954 में रचित रचना है। और उसमें जो है मैरीगंज, एक गांव का नाम है मैरीगंज, इस गांव का वर्णन इस आंचलिक उपन्यास में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आपको पता ही है, जो है आदिकाल की रचना है, चंद बरदाई जी द्वारा रचित। हिंदी गद्य का जन्मदाता कौन माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। कवि कालिदास की, जो कवि कालिदास रहे हैं संस्कृत के प्रमुख कवि, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो है कवि जो कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया या किस लेखक ने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। बढ़ते हैं आगे। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना लिखी है? नरेंद्र शर्मा, अगर ये पूछ लिया जाए नरेंद्र शर्मा किस काल के कवि माने जाते हैं या किस युग के कवि माने जाते हैं, तो ये रहे हैं उत्तर छायावाद युग के कवि, प्रमुख कवि रहे हैं उत्तर छायावाद युग के। तो नरेश शर्मा जो है रक्त चंदन की रचना, इन्होंने महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर यह रचना लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा माना जाता है? तो नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस माना जाता है विभत्स रस। विभत्स रस नहीं माना नाट्य शास्त्रों ने। और जो है कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है, भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। वैसे हमारे कितने मुख्य रूप से कितने रसों की संख्या मानी जाती है? 9। लेकिन भरत मुनि ने जो है शांत रस को रस में शामिल नहीं किया, उन्होंने जो है शांत रस नहीं माना, इसलिए भरत मुनि के अनुसार जो है 8 रसों की संख्या मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम रहा है अलंकार शास्त्र। उसके बाद रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आप सभी को पता है वामन जी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य जो है केशवदास जी को माना जाता है। हिंदी में पूछा हुआ है भाई, ये आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ? तो भारतेंदु युग से ही जो है हिंदी में जो है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। और जिस प्रकार से जो है हिंदी साहित्य में जो है
और काफ़ी सारी जो विधाएँ हैं भारतेंदु युग से ही मानी जाती है, जैसे कि निबंध का विकास भी जो है भारतेंदु युग से ही माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन रहे हैं? तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक रहे हैं श्याम सुंदर दास जी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? यह कहा अरस्तु जी ने, जिन्होंने विरेचन का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं आगे, भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। तो भाषा वही भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से मानी जाती है। भाषा को छोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को मोटे रूप में जो है, छोटे रूप में नहीं, मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है भाषा को मोटे रूप में, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। उसके बाद बात करें आगे, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो देवनागरी लिपि से है। हिंदी भाषा का संबंध सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास के काव्य जो है ब्रज भाषा में है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो संघ की राजभाषा तो हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। ये संघ के कौन से अनुच्छेद में कहा गया वाक्य है? तो ये कथन जो है अनुच्छेद 343 में कहे गए हैं। बढ़ते हैं आगे, हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? तो यानी कि उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई हिंदी भाषा की? तो वो मानी जाती है सिंधु से। सिंधु से बना है सिंध, फिर सिंध से बना हिंद। इस प्रकार से जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति सिंधु शब्द से ही मानी गई है। बढ़ते हैं आगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा माना जाता है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है खड़ी बोली रहा है। उसके बाद देख लेते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना मानी जाती है। बढ़ती आगे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की जो है ब्रज भाषा के रूप में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध रही है ब्रज भाषा, जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है काव्य भाषा के रूप में। और काव्य भाषा के रूप में क्यों प्रसिद्ध हुई है? क्योंकि जब हम आदिकाल से बात करें तो आदिकाल के अंतर्गत भी हम हिंदी के काव्य के में जो है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो ही रचना हम ले लें तो उसमें ब्रज भाषा के हमें कुछ शब्द देखने को मिलते हैं। उसके बाद और कई रचनाएं ऐसी है जिसमें आदिकाल के अंतर्गत ब्रज भाषा के हमें शब्द देखने को मिले हैं। उसके बाद जब हम भक्ति काल के अंतर्गत जब बात करें ब्रज भाषा की, तो भक्ति काल के अंतर्गत बहुत सारे कवि ऐसे प्रसिद्ध कवि रहे हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि सूरदास जी ब्रज भाषा के सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने जो है साहित्य लहरी, सूर सारावली और जो है ये रचनाएं उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। सूर सागर तो ब्रज भाषा में रचना लिखने वाले भक्ति काल के अंतर्गत सूरदास के अलावा और अन्य अष्टचाप के कवि भी रहे हैं, जैसे कि सूरदास के बाद प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं ब्रज भाषा के, वे रहे हैं आनंददास जी। उसके बाद बात करें रीतिकाल की, तो रीतिकाल में ब्रज भाषा का क्या महत्व रहा? तो रीतिकाल के अंतर्गत पूरा का पूरा रीतिकाल हमें ब्रज भाषा में देखने को मिलता है। ब्रज भाषा में रचनाएं की गई है रीतिकाल के अंतर्गत। फिर जो है आधुनिक काल में भी जो है भारतेंदु युग तक तो ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक हुआ, लेकिन जो है आगे चलकर द्विवेदी युग में आके खड़ी बोली ने स्थान ले लिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के काव्य खंड में जो है काफ़ी सारे जो हमें रचनाएं देखने को मिली है वो ब्रज भाषा में हमें देखने को मिलती है। तो ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है हिंदी साहित्य में। तो इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। तो प्रश्न संख्या 325, निहार की भूमिका किसने लिखी और इसमें कुल कितनी कविताएं हैं? तो हरिओत जी ने लिखी है निहार की भूमिका। निहार रश्मि निर्जा संध्या गीत महादेवी वर्मा जी की ये रचनाएं है। तो निहार की जो भूमिका है वो हरिओत जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखी मानी जाती है। 1924 से लेकर के 1928 के मध्य की में लिखी ये 40 कविताओं के जो है अंदर
47 गीत माने जाते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई थोड़ी। आज का अंतिम प्रश्न, सिद्धों की भाषा को आंग्लो आंधारी किसने कहा? तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने सिद्धों की भाषा को आंग्लो आंधारी कहा है। इसके बाद जो है आज की क्लास के हम बस इतने ही प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे, और भी जो है व्याख्या सहित प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने जो है परीक्षा तक इसी तरह हम प्रश्नों को करते रहेंगे, मैं लेकर के आती रहूँगी। और वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।